माय डियर स्टूडेंट्स, 2 चैप्टर आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने कंप्लीट किया। और अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आपकी रिवीजन क्लासेस भी तैयार कर दी जाएंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ऐप पर आपको रिवाइज करा दिया जाएगा पूरी क्लास का। ठीक है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। ठीक है, और स्टूडेंट्स को हमने होमवर्क दिया था कि जो भी फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाया गया है वो सबको याद हो जाना चाहिए। कितने लोगों ने याद किया, सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अगर नहीं भी याद किए हैं तो फिर से आप जा करके फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर सब लोग तैयार कर लेंगे। केमिस्ट्री में ये होमवर्क था आपके लिए। एंड अगर जो लोग नहीं तैयार किए हैं उनके लिए ये फिर से आप समझ लीजिएगा, कल आपको तैयार हो जाना चाहिए। कल की क्लास में हम फिर से पूछेंगे। और आज के इस क्लास में जितने लोग तैयार किए हैं उनके लिए वेल डन, बहुत अच्छे। और आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहिए। चलो, जब भी एक चैप्टर कंप्लीट हो तो बिना कहे आप पूरा रिवाइज कर लिया करो। रिवाइज करने से ये होगा कि जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है उस रिवाइज टाइम में आप आराम से हमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्कस कहाँ करना है, ऐप में जाएंगे, आपको चैट सेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप डिस्कस कर पाएंगे। ठीक, तीसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। हम पीरियाडिक प्रॉपर्टी देखेंगे, एटम की पीरियाडिक प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। चलो शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं सीक्वेंस नहीं बना पाओगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। चलो स्टार्ट करें, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। चलो यहां पर लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। मॉडर्न पीरियाडिक लॉ, जो मॉडर्न पीरियाडिक लॉ है, स्टेट्स दैट, वो स्टेट मतलब दर्शाता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियाडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। किसी भी एटॉमिक नंबर के बारे में, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मॉडर्न पीरियाडिक लॉ बताता है। मतलब मॉडर्न पीरियाडिक लॉ जो है वो किसी भी एटॉमिक नंबर के आपके केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करता है। इंप्लाइज दैट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद एटॉमिक नंबर जो होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड, उसकी प्रॉपर्टी रिपीट भी होती है। मतलब जब आप पीरियाडिक प्रॉपर्टी में देखेंगे, जैसे ग्रुप नंबर 14 को देख लेंगे, जैसे जैसे वो एक कॉलम में रखा गया है, ग्रुप में रखा गया, ग्रुप नंबर 14 ही अगर हम देखें तो उस ग्रुप की जो प्रॉपर्टी थी वो लगभग सिमिलर शो कर रहा था। तो यही चीज बता रहा है कि ये पहली बात तो एलिमेंट्स के, एटम्स के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में दर्शाता है। एंड आफ्टर सम टाइम ये प्रॉपर्टी आपकी रिपीट भी होती है। जैसे इस वाले, सपोज दैट हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। तो लिथियम और सोडियम, लिथियम के बाद आपका कई एलिमेंट आया, उसके बाद सोडियम है। लिथियम 3 प्यारा है, सोडियम 11 प्यारा। इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर दिखा रहा था। कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये मूव करा सकते थे, कितने पॉजिटिव आयंस आ सकते थे, कैसे कैसे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, किसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, दोनों लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे। तो उनको हमने लाया एक में कर दिया। तो वही चीज बताया जा रहा है, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड, द एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। ऐसे एटम्स जो कि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही थी एंड जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो लगभग सिमिलर शो कर रहा था। इसका मतलब यह है, अगर वो S1 दिखा रहा है तो ये भी S1 ही दिखा रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन दोनों में त्यागने की क्षमता है। तो उनको हम क्या कर रहे थे, एक ग्रुप में भर रहे होते हैं। समझ आया? तो वही है हमारा मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। There are so many properties which are periodic in nature। ऐसी कई प्रॉपर्टीज हैं जो कि पीरियाडिक इन नेचर में पीरियाडिक है। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी का कितना आता है, तो वो चीज़ें हम निकालना सीखेंगे। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में भी हमें पढ़ना होता है। अगर आप किसी भी एलिमेंट को किसी भी पीरियाडिक टेबल में रख रहे होते हैं तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी पता होना जरूरी होता है। ठीक है, उसका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई भी पता होना जरूरी होता है। एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पता होनी चाहिए। तो ये सभी प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन से? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक एंड
एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सभी हमारी प्रॉपर्टीज है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम बारी बारी से सभी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। बातें सबको क्लियर हो रही हैं? बारी बारी से सबको पढ़े, बोलो समझ आ रहा है ना सबको? बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इतना नोट डाउन करेंगे, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? चलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है एंड आप इसे निकाल कैसे पाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है एंड आप इसे निकाल कैसे पाएंगे, इसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डे जो एक लेक्चर होगा हमारा, एक पार्टिकुलर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। कोई लेक्चर छोटा हो सकता है, कोई लेक्चर बड़ा हो सकता है। इसका कारण ये है, अगर लेक्चर छोटा होता है, भले ही छोटा हो रहा है, बट एक प्रॉपर्टी एक लेक्चर में बहुत आराम से कंफर्म होती चली जाएगी, ठीक है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, आपको टोटल समझ में आने वाला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो आपका छूट जाए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक है? चलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप जेड स्टार या फिर जेफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स दैट आप इसे जेफ भी दिखाते हैं या फिर जेड स्टार भी लिखते हैं। दोनों में से कोई भी एक आपको सिंबल लिखना होता है, जो भी आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हैं। कई लोग कई बुक में अलग अलग लिखा होता है। तो इसे चाहे हम जेफ से शो करें, चाहे जेड स्टार से शो करें। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? सबको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्लास 11 से पता है, क्योंकि 11 से आप लोग अच्छे से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ते आए हो। क्या होता है एक बार समझेंगे। द न्यूक्लियर चार्ज इज स्क्रीन्ड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू विच द बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ओनली ए पार्ट ऑफ द टोटल न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। मतलब क्या है, ध्यान से समझना। जब मैं किसी भी एटम की बात करता हूं, पार्टिकुलर किसी भी एटम की बात करें, तो एटम कुछ ऐसा होगा, उसके पास एक न्यूक्लियस होगा। सपोज दैट उसके पास एक न्यूक्लियस होगा, उसके राउंड शेप में चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ऐसा है किसी फिक्स एनर्जी में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कुछ ऐसे मूव कर रहे होते हैं। यहां पर ये पार्टिकुलर एक सेक्शन में, ठीक है? ऐसे ही एक सेकेंड, पार्टिकुलर सेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। काश मुझसे गोला बनने लगे हैं। चलो, इसमें इलेक्ट्रॉन मान लो, इसमें इलेक्ट्रॉन मान लो। ऐसे आउटर मोस्ट सेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, ठीक है? एंड इसके आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हुए हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है कि किसी भी न्यूक्लियस के द्वारा उसके आउटर मोस्ट सेल मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाया गया होता है, जो कि उसकी तरफ खींचे रखता है, जो कि न्यूक्लियस की तरफ खींचे रखता है। इसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। मतलब यही तो बताया, द न्यूक्लियर चार्ज इज स्क्रीन्ड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन and due to which the valence electron experience only a part of total nuclear charge, this is known as effective nuclear charge. This is known as effective nuclear charge. यहाँ पर भी स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आएगा। वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लो अगर मैं अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की बात ना करूं, सपोज दैट, तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के पास केवल और केवल न्यूक्लियर चार्ज ही है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर हम, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, पार्टिकुलर माना कि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब जो न्यूक्लियर इस वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा है, वैसी फोर्स को हम बोलेंगे क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी फोर्स को बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हालांकि अंदर में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे और वो इलेक्ट्रॉन क्या शो करते हैं वो हम आगे बढ़ते हैं। सेल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट वो आगे पढ़ते हैं। बट इतना समझ में आया कि नहीं आया? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सही है, समझ आया? बहुत अच्छा। इसको हटा दें। चलो, तो अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करें, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, दैट्स योर जेफ दैट्स इक्वल टू Z माइनस सिग्मा।
अब यहाँ पर पार्टिकुलर हम बताते हैं जेड क्या है, सिग्मा क्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे जेड है आपका एटॉमिक नंबर, जिसका आप निकाल रहे हो उसका एटॉमिक, जिस एटम का आप जिफ निकाल रहे होते हो उसका एटॉमिक नंबर, एंड सिग्मा है आपका स्क्रीनिंग या सेल्डिंग कांस्टेंट बोलेंगे, चाहे सेल्डिंग कांस्टेंट बोल दो या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल दो। स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो जो आपकी इच्छा का है। सिग्मा है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अभी हम निकालना भी बताएंगे, कई बुक में सिग्मा के बजाय ये आपका यस भी लिखा होता है, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट मतलब यस दिखा देते हैं, तो जो भी लिखा गया होता है ऐसे ही मिलेगा। तो जेफ निकालने का आसान तरीका क्या मिला, जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा निकालना कैसे वो हम आगे चर्चा करते हैं। इतना तो सबको क्लियर हो गया ना कि जेफ की वैल्यू आप कैसे निकाल पाओगे, जेड माइनस सिग्मा। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें अगर हम सिग्मा घटा दें तो हमारा जेफ मिल जाएगा। और हम घटाते क्यों हैं ये भी बता देते हैं। घटाते क्यों हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट वहां पर अप्लाई हो रहा है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट उस जेफ को रोकता है, जेफ को ज्यादा बढ़ने से रोकता है, इसलिए वो घटाया जाता है, तभी तो आएगा आपका टोटल न्यूक्लियर चार्ज अगर लगाओ, क्योंकि अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्ट लगेगा, जेफ आएगा। अब जेफ लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसको रिपल्सन भी शो करते हैं, तो वो रिपल्सन माइनस ही तो होगा। उसमें जो पावर लगा रहा है, जैसे मैं किसी को पावर से खींच रहा हूं, अपनी पावर से, मेरी पावर हो गई न्यूक्लियर चार्ज, अब उसको कोई यहां पर खड़ा है जो कि पुश भी कर रहा है, तो मेरी पावर कम हो जाएगी ना उस पर, तो मेरी पावर में से इस जो इफेक्ट लग रहा है उसको घटा दिया जाएगा, इसलिए घटाया जाता है। बातें क्लियर हुई? चलो इतना नोट डाउन कर लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना नोट डाउन करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ आया सबको? क्लियर है? बहुत अच्छे। चलो हटाएं स्क्रीनिंग एंड सेल्डिंग इफेक्ट। आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ना चाहेंगे स्क्रीनिंग एंड सेल्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग एंड सेल्डिंग इफेक्ट, आइए इसके बारे में एक बार देख लेते हैं, स्क्रीनिंग एंड सेल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। बट यहाँ पर जो एनर्जी भी होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपने देख लिया, एक एनर्जी भी यहाँ पर अप्लाई होती है। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में दिस इज योर एनर्जी, एनर्जी के बारे में अगर कभी पूछ भी लिया जाए तो -2, ये पॉइंट याद रखना, 2 पाई स्क्वायर यम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइड बाई n स्क्वायर एच स्क्वायर। जहाँ पर पाई क्या है, कांस्टेंट ही है, यम हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो भी कांस्टेंट ही रहता है, इलेक्ट्रॉन का मास चेंज ही नहीं होने वाला, ठीक है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, जेड चेंज होता है, और ई की पावर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये भी तो चेंज नहीं होगा, ये भी सिमिलर है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 सिमिलर रहेगा। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेंज हो सकता है, बट h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसका मतलब आप इन सभी को कांस्टेंट रख देंगे, 2 पाई स्क्वायर यम जेड स्क्वायर, सॉरी यम ई की पावर 4 डिवाइड बाई एच स्क्वायर, आगे माइनस था, ये हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या हुआ मैंने बताया, पाई कांस्टेंट 3.14, यम कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा हमेशा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सभी जानते हो वही रहने वाला, चेंज नहीं होगा। ई हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, सब लोग जानते हो, 1.6 × 10⁻⁻19 होगा कूलम, वो भी चेंज नहीं होगा कभी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.6 × 10⁻34 ही होने वाला है जूल सेकंड, वो भी चेंज नहीं होगा। तो मतलब चेंज क्या होगा, जो कि वेरिएबल होगा, तो यहाँ पर चेंज होने वाला है आपका जेड, मतलब एटॉमिक नंबर। अलग अलग एटम लोगे तो अलग अलग एटॉमिक नंबर मिलेगा ना, लेकिन अलग अलग एटम लोगे तो क्या उसके इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग मास के होंगे, अलग अलग चार्ज के होंगे, नहीं होंगे ना, तो वही चीज़ प्लैंक्स कांस्टेंट सबके लिए बराबर होगा। अपन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी चेंज होता रहेगा। इट मीन्स दैट माइनस, जब ये प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट बन गया, ये कांस्टेंट बन गया, तो कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी माइनस जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, दिस इज योर ई, ठीक है, लिख लो। समझ आ गया ना सबको, एनर्जी निकल गई, लिख लेंगे फटाफट से एनर्जी, ठीक है। हटाएं इसको, बहुत अच्छे। स्क्रीनिंग एंड सेल्डिंग इफेक्ट, जो कि मैंने बताया कि जो कि जेफ में आपका रोकता है, जेफ को ज़्यादा पावरफुल बनाने से। क्या होता है स्क्रीनिंग एंड सेल्डिंग इफेक्ट, आप सभी जानते हो, जैसे कि
मैं हूं न्यूक्लियस, समझना ध्यान से, मैं हूं न्यूक्लियस और मेरे पास के एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, उसके बाहर में भी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, ठीक है। अब समझना, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बदमाश बच्चे हैं, माना तौर पे सपोज दैट वो क्या है, बदमाश बच्चे हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं, इधर उधर भाग कूद रहे हैं, ठीक है। मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक इस ऑर्बिट में खड़े हैं, एक अगले वाले ऑर्बिट में खड़े हैं। तो मैं बाहर वाले बच्चे को पकड़ रखा हूँ, क्योंकि बाहर वाला भाग जाएगा तो अंदर वाला भी भाग जाएगा ना, तो इसलिए मैं उसको हाथ से जकड़ रखा हूँ। अब जो बदमाश बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उसको सोचेंगे कि वो इनके चंगुल से छूट जाए, होगा, क्योंकि दोनों बदमाश हैं। अब जब ये छूट जाएगा तो वो भागेगा तो मैं भी भाग सकता हूँ, ठीक। अब वो क्या करेंगे, मैं उसको खींचे हूँ लेकिन वो पीछे से उसे धक्का दे रहा है ताकि मेरा हाथ छूट जाए, उसके धक्का दे रहा है, मेरी पावर को कम कर रहा है। अब जितने वो बदमाश बच्चे हैं सब के सब एक होकर के उसे पुश करेंगे ताकि ये भाग जाए और हम लोग भी आ जाए। तो मतलब उसे इंटरेक्ट होने से वो रोकते हैं कि इधर मत आना, ना इधर मत आना, वो क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो मैं हूं न्यूक्लियर चार्ज, मैंने लगाया है उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब उसमें से ये जो इफेक्ट लगा रहे हैं, जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो कि न्यूक्लियर चार्ज को कम कर रहा होता है। अब इससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप सभी जाने दो यार, नहीं तो कहोगे सर हम लोग बदमाश नहीं है। एन इलेक्ट्रॉन, देखेंगे ध्यान से, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल डजंट एक्सपीरियंस द फुल न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि वो जो बाहर का बदमाश बच्चा खड़ा है, क्या मेरी पूरी फोर्स को वो महसूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर मान लो मैं उस पर 100 न्यूटन का बल लगा रहा होता हूं तो 50 न्यूटन की तो ये लोग मिलके उसे धकेल रहे हैं, तो उसे 50 न्यूटन का ही बल तो अप्लाई होगा ना उस पर, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसे पुश तो कर नहीं कर सकते मेरी पकड़ से, बड़े होते तो खींच ले जाते। तो इससे ये मालूम चलता है कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली न्यूक्लियर चार्ज को नहीं महसूस कर पाता। यही तो कह रहा है ना, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल डजंट एक्सपीरियंस द फुल न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू शेल्डिंग इफेक्ट, शेल्डिंग इफेक्ट होने के कारण ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। The difference between true nuclear charge and actual experience charge is called Sheldon constant. यहां पर बताया जा रहा है the difference between true nuclear charge minus actual experienced charge is called screening constant. अगर मैं screening constant की बात करूं, यहां पर ध्यान से समझिएगा, screening constant की बात करूं या शेल्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल में मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, एक्चुअल पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। द डिफरेंस ट्रू न्यूक्लियर चार्ज, जो कि ऑलरेडी ट्रू न्यूक्लियर चार्ज है, ट्रू, माइनस वो न्यूक्लियर चार्ज जो कि उस पे एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपीरियंस्ड न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ रहे हो? मतलब अगर हम इसके स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बात करें तो वो क्या निकल के आएगा, आपका ट्रू न्यूक्लियर चार्ज, जो कि एग्जैक्ट न्यूक्लियर चार्ज मैं उस पर अप्लाई कर रहा होता हूं, एंड वो न्यूक्लियर चार्ज जो उस पर अप्लाई हो रहा होता है। मैं जितना कर रहा हूं उतना उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। मैं कर रहा हूं 100 न्यूटन का, 50 न्यूटन का तो ये लोग खींच दे रहे हैं, उस पर अप्लाई हो रहा है 50 न्यूटन का। तो जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट मिलेगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ 50 न्यूटन मिलेगा, क्योंकि जितना मैंने अप्लाई किया माइनस जितना उस पर अप्लाई हुआ। मैं जितना अप्लाई कर रहा हूं क्या उतना उस पर अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैंने अप्लाई किया 100 न्यूटन, उस पर एक्सपीरियंस हुआ 50 न्यूटन, क्योंकि 50 न्यूटन तो ये लोग मिलके खींच रहे, मेरी पावर कम कर दे रहे हैं ना, तो उस पर अप्लाई कितना हो रहा है? 50 न्यूटन। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट मिलेगा कितना, कितना मिलेगा? 50। तो वही चीज बता रहा है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होगा, द
डिफरेंस बिटवीन ट्रू न्यूक्लियर चार्ज एंड एक्चुअल एक्सपीरियंस चार्ज इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? चलो आगे चलते हैं। नीचे कुछ और पॉइंट लिखा जा रहा है। नीचे क्या लिखा जा रहा है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल मे बी इवेल्युएटेड फ्रॉम एन एम्पिरिकल रूल नोन एज स्लेटर रूल। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को अब, क्योंकि आप समझो ध्यान से, मेरी बात समझना, अगर मैं किसी भी एटम की बात करूं, मैं सोडियम की बात कर रहा हूं, अब सोडियम के लिए मुझे कैसे मालूम होगा कि इसके पास कितना न्यूक्लियर चार्ज है जो कि वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई कर रहा है, एंड कितना उस पर अप्लाई हो रहा है, मुझे कैसे मालूम चलेगा? दिया भी नहीं गया है। तो उसके लिए एक रूल होना चाहिए। मैं तो ये जानता हूं कि जितना अप्लाई मैं कर रहा हूं, जितना उस पर अप्लाई हो रहा है, दोनों को अगर माइनस कर दे तो वो हमारा कांस्टेंट मिल जाएगा, स्क्रीन कांस्टेंट। बट एक्चुअल में उसे निकालने के लिए हमें कोई फार्मूला गिवन होना चाहिए, हमें कोई फार्मूला पता होना चाहिए, तब तो हम उसे फाइंड कर पाएंगे ना। अदरवाइज हम उसे फाइंड कैसे करेंगे? हमें नहीं मालूम किसी भी फार्मूले के बारे में, हम कैसे फाइंड कर पाएंगे? उसके लिए एक छोटा सा इंपेरिकल फार्मूला आया जिसे आप स्लेटर रूल के नाम से जानते हैं। जिसे जानते हैं किसके नाम से? स्लेटर रूल। और इस स्लेटर रूल की मदद से हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकाल पा रहे थे। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को आराम से निकाल पा रहे थे। किसकी मदद से? स्लेटर रूल की मदद से। क्लियर हुआ? हमने क्या पढ़ा? इसको नोट डाउन करेंगे। हमने क्या पढ़ा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ लिया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो मैं उस पर अप्लाई कर रहा हूं फोर्स, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। एंड शिल्डिंग इफेक्ट क्या हुआ? जब वो अप्लाई कर रहा होता है न्यूक्लियर चार्ज, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जो अंदर के हैं वो उसे पुल करते हैं, ठीक, वो सॉरी पुश करते हैं, वो आने नहीं देते। वो सोचते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है और सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। तो ये हो गया हमारा शिल्डिंग इफेक्ट। और जितना मैं अप्लाई कर रहा हूं, जितना उस पर अप्लाई हो रहा है, उन दोनों को अगर माइनस कर दें, वो हमारा शिल्डिंग या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकल के आएगा। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए एक हमें फार्मूला की जरूरत पड़ी, जिसे हम एक इंपीरिकल फार्मूला की जरूरत पड़ी, जिसे हम स्लेटर रूल के नाम से जानते हैं। आओ पढ़ते हैं अब स्लेटर रूल। स्लेटर रूल एग्जैक्टली क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। स्लेटर रूल वैसे बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है स्लेटर रूल में। एक बार पढ़ोगे आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। हालांकि अभी तक आपको थोड़ा सा टफ लगता था, बट अब टफ नहीं लगेगा। टफ नाम की कोई चीज नहीं है टीच स्ट्रीम पर, हर चीज सिंपल ही है। यहां पर ना तो बुक टफ आती है, ना तो नोट्स टफ आते हैं, ना तो लेक्चर टफ होता है, सब कुछ सिंपल होता है। टफ का अपने दिमाग से निकाल देना, टफ नाम की कोई चीज नहीं है। एवरीथिंग इज सिंपल एंड सिंपल। आगे चले, चल। स्लेटर रूल कुछ नहीं है, समझना ध्यान से। स्लेटर रूल में दो ऑप्शन मिलते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इलेक्ट्रॉन केवल s और p तक ही लिमिट हो जाए, समझना मेरी बात। मतलब छोटे एटम्स, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर छोटा हो, उनके बारे में अगर मैं बात करूं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल लिमिट है s और p में, तो यही बताया जा रहा है स्लेटर रूल में कि इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन रिसाइड्स sp सबसेट। मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, जो भी एटम दिया गया है, उसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ वैलिड हो कहां तक? s और p तक। मतलब इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाए सिर्फ s और p तक, उसके आगे फिलअप उनका ना हो, तब के लिए दूसरा रूल है। और अगर वही इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, मतलब सपोज दैट आपने बड़ा एटॉमिक नंबर का कोई एटम ले लिया, 40, 50, 60 कुछ भी, अब उनके लिए, अब वो मूव कर रहे हैं P या फिर D में, उनके लिए अलग रूल है। मैंने दिखा भी देता हूं, ये देख पा रहे हैं, ये D और F तक, S और P तक देख लिया। दूसरा रूल आप देखेंगे D और F तक। अगर वो सिर्फ S और P तक ही रह रहे होते हैं, उनके लिए रूल हम लोग पढ़ते हैं। आओ देखते हैं उनके लिए रूल क्या होता है। हम सभी बारी बारी से बताएंगे और हर एक के लिए क्वेश्चन भी बता देंगे, ताकि आपको याद हो जाए, आराम से आपको समझ में भी आ जाए, कोई भी पॉइंट आपसे छूटे भी ना। ठीक, यहां पर पहला रूल, यहां पर देखेंगे 4 रूल अप्लाई होगा
और चारों रूल एकदम सिंपल है, जब मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा ना एकदम सिंपल लगेगा। क्या है? ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल हायर द इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट 0। जिस एटम की बात की जा रही है, पार्टिकुलर जिस इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है जेफ निकालने की, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम आउटर मोस्ट सेल की, अगर किसी पार्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की बात ना करें तो हम हमेशा आउटर मोस्ट सेल की ही बात करेंगे। अगर किसी पार्टिकुलर एक, जैसे सोडियम की बात करें तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, मैं 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करूं, मैं 9वें इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई करूं, तब के लिए अलग होगा, तब के लिए आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन माना जाएगा वो 9वां इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। अब जो उसके बाद के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो 0 कैलकुलेट किए जाएंगे, 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा उनके नंबर में, ठीक। और ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम सेल कंट्रीब्यूट 0.35। जिस सेल की बात हो रही है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनका क्या होगा, 0.35 से मल्टीप्लिकेशन होगा। आ रहा है? और ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 सेल, उससे एक छोटी सेल में जो प्रेजेंट होगा, मतलब n1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे कुछ बात हो रही है, तो 3 को अगर मैं n वाला मान लूं तो 2 वाला जो सेल होगा वो n-1 होगा, उसके लिए 0.85 से मल्टीप्लिकेशन होगा। धीरे धीरे सब समझ में आएगा। नेक्स्ट, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीपर सेल कंट्रीब्यूट 1। उससे छोटे वाले सेल में चाहे जो जितने भी सेल हों सभी में 1 कंसीडर किया जाएगा, 1 से मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। क्या इससे कोई और समझने की आवश्यकता है? जिस सेल की बात हो रही है उस सेल में, उस सेल से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें भरे होंगे वो 0 से मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा उनका नंबर। उस सेल की ही बात की जा रही है तो उसमें 0.35 से मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, एक कम, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जिस इलेक्ट्रॉन को मैं खींच रहा हूं, न्यूक्लियस खींच रहा है, तो बाकी 7 ही इलेक्ट्रॉन तो बचे उस पर फोर्स अप्लाई करने के लिए। वो खुद तो फोर्स अप्लाई करेगा नहीं। तो यही चीज है। मतलब आपने समझा क्या कि अगर हम जिस सेल की बात कर रहे होते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं, उस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके एक कम में हम 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे कम सेल जो है, नीचे वाला सेल जो है n-1 सेल, उसमें हम 0.85 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे कम में हम 1 से करेंगे, ऊपर वाला हमारा 0 हो जाएगा। इसे अप्लाई करके दिखाता हूं कि अगर हमारा यस और पी तक ही आता है तो किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हो। आइए देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जो नियम है इसको पढ़िए और अप्लाई कैसे करते हैं उसको दिखाते हैं। चलो, रूल तो आपको पता होना चाहिए, रूल ऊपर मैंने लिखा हुआ है इसीलिए। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट समझ में आएगा। फाइंड, जब आप लिखा गया है फाइंड जेड इफेक्टिव ऑफ क्लोरीन, Cl का आपको जेड इफेक्टिव निकालना है। कैसे फाइंड कर पाओगे ये बताओ हमको। Cl का हमें जेड इफेक्टिव निकालना है। Cl का जेड इफेक्टिव निकालोगे कैसे, यहां पर देखो ध्यान से। जैसे आपने पहले Cl का क्या करना है, 17 होता है, Cl का 17 होता है, और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हुआ, 6 4 10 2 12 5 17 होता है। अब इसी का आपको निकालना क्या है, जेड इफेक्टिव। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब कुछ भी नहीं दिया गया, किसी पार्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं किया गया हो, तो हम आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। आउटर मोस्ट सेल हमारा क्या है, 3। आउटर मोस्ट सेल है हमारा 3, तो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा हमारा 3, तो इसी को हम n मान लेंगे। इससे लोअर सेल हो जाएगा हमारा n-1 और इससे लोअर हो जाएगा हमारा n-2, मतलब डीपर, सबसे नीचे। n से किससे मल्टीप्लाई करना, ऊपर देखो, सेम सेल मतलब 0.35 से मल्टीप्लाई करना है। एंड 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है, जिस भी इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट सेल के किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम पकड़ लेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे अप्लाई होने में, उस पर इफेक्ट करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, एक कम, 6 × 0.35 प्लस में n-1। अब इधर तो आप पकड़े नहीं इलेक्ट्रॉन इसके भरपूर है, कितने हुए, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 × 0.85 और नीचे वाले के 2 × 1, कितना हो गया
छः पंचे 30, 6 18, 19 20 21, ओ सॉरी 2.1 प्लस में 8 गुणे 8 0.85, ये कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 6.8, 2 into 1 ये आ जाएगा 2। ठीक, पॉजिटिव सभी ऐड कर दो, जब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 10.9। दिस इज योर सिग्मा, जिसे आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हो। अब सिग्मा की वैल्यू निकल आई, हमें निकालना क्या है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव अगर हम निकालेंगे क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, जेड है हमारा 17 माइनस 10.9, ये हो जाएगा कितना, दिस इज योर 6.1, दिस इज योर जेड इफेक्टिव। ऐसे ही निकालना है, सिंपल है, ऐसे ही निकालना है। ठीक, नोट कर लो, आ जाएगा, कभी भी पूछा जाए निकाल पाओगे। परफेक्ट, चलो हटा इसको, नोट करिए फटाफट से, टेक स्क्रीनशॉट सुन, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, सपोज दैट वी हैव अदर क्वेश्चन। अदर क्वेश्चन क्या है, करेक्ट फाइंड, जब आप लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ नाइन्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया गया, 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बोल दिया गया, आउटर मोस्ट सेल नहीं बोला गया, 9th इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको मिला है कैल्शियम, तो आप लिखोगे कैल्शियम के बारे में। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, कितना हुआ 6 4 10 6 4 10 4s2 हो गया। अब 9th इलेक्ट्रॉन देखो मिलेगा आपको कहाँ पर, ये हमारा एक सेल हो गया, ये हमारा अदर सेल है, ये हमारा उससे लोअर सेल है 2 वाला, और एक ये हमारा, कितने प्रकार के सेल मिले सबसे। अब आप यहाँ पर देखिए 9th इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ पे, 9th इलेक्ट्रॉन आपका 2 6 2 8 8 1 9, मतलब 6 2 8 2 10, 2 यहाँ पर है 8 यहाँ पर है, 8 2 10 होता है। 9वां इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पर ही मिलेगा ना, 2 वाले सेल में ही 9वां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाहर वाले नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 यहीं पर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मेरी बात समझो यार, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप हो रहे हैं, यहां पर बात समझिएगा। सबसे 9वां इलेक्ट्रॉन कहां पर मिल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, 6 8 इलेक्ट्रॉन वहां पे, 8 2 10, 9वां इलेक्ट्रॉन यहां पर मिल रहा है, तो ये आपका n हो जाएगा और ये आपका n-1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 × 0 होगा, यहाँ पर 6 2 8 × 0 होगा, क्योंकि हायर जितने भी होते हैं सभी से हम 0 से मल्टीप्लीकेशन करना है। n से किससे मल्टीप्लीकेशन करना है, n में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 2 8, बट हमें एक इलेक्ट्रॉन लेना ही होता है, तो उससे एक कम कर दें, मतलब n में से एक इलेक्ट्रॉन कम ही हम लेते हैं। 8 है तो 7, 7 मल्टीप्लीकेशन विथ क्या हो रहा है जी, 7 मल्टीप्लीकेशन विथ किससे करोगे 0.35, एंड n-1 है, जिससे कितना हुआ 2 गुणे 0.85। ठीक, मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करोगे, ये तो 0 हो गया, और 7 × 0.35 2.45 प्लस में ये हो जाएगा 1.7, ये आ गया 4.15। दिस इज योर सिग्मा, एंड सिग्मा की वैल्यू आ गई तो आप जेड इफेक्टिव निकाल सकते हो। जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा 20 माइनस 4.15 बराबर हो गया आपका 15.85। दिस इज योर जेड इफेक्टिव। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, जेड इफेक्टिव निकालना सीख गए। अब कभी कभी आ जाता है Ca+ का निकालना होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही आप देख पाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे इस हिसाब से आप डिफाइन कर दोगे। ठीक, Ca+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, 4s1 बच जाएगा, उस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जेड इफेक्टिव आप निकाल पाओगे। इतना नोट डाउन करेंगे फटाफट से, हम लोग आगे चलें, केस नंबर 2 पर चर्चा करें। चलिए, लिख लिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बात करें केस नंबर 2, इफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन डिसाइड्स इन D and F सबसेल।
मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस में मूव कर जा रहे हैं, डी और एफ में, किस में, डी अथवा एफ में। जब डी और एफ में मूव कर जाते हैं तो सबसे पहला जिस सेल की बात हो रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस सेल में अगर जेड इफेक्टिव निकालना चाहते हो उसके हायर वाले में जीरो से ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन करोगे, ऑलवेज, कोई भी कंडीशन हो जीरो से होगा हाई वाले में। उसके बाद ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम सेल, सेम सेल में होते हैं 0.35 से करोगे, यहां तक सेम वैल्यू है। हायर वाले में जीरो से, उस वाले सेल में 0.35 से, उससे कम वाले में अभी तक 0.85 और उससे कम वाले में 1 भरते थे, ठीक। बट अब यहां पर हायर जब बात करते हो डी और एफ में चला जाता है, उससे कम वाले में 0.85 नहीं, बाकी सब में 1 ही भर देते हो। यहां पर देखो कंट्रीब्यूट 1 n-1 डीपर एंड n-1, यहां पर लिखा गया ना n-1 एंड लोअर, सभी में 1 भर देते हो। जीरो हायर में, जिसमें बात करो उसमें 0.35 एंड उससे कम वाले सभी में आप 1 से ही मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है। अब इसके बारे में मैं बात करता हूँ एफ की, बात करता हूँ एफ की। क्वेश्चन दिया जा रहा है फाइंड, क्वेश्चन दिया जा रहा है फाइंड जेफ ऑफ 23rd इलेक्ट्रॉन ऑफ एफ के 23rd इलेक्ट्रॉन का आपको जेफ निकालना है। तो कैसे फाइंड कर पाओगे हमको बताओगे, आप फाइंड कैसे करोगे ये आप बताइए। आप फाइंड करोगे यहाँ से, ध्यान से समझिएगा, पहले एफ का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। सबसे पहले एफ जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक, एफ होता है 26, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। तो हम सभी जानते हैं 3d6 एंड 4s2 हो जाता है, यहाँ पर हम लिखते हैं तो यहाँ पर 3d6 4s2। भरने का तरीका अलग है बट सेल हम एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। भरने का तरीका पहले 4s2 में भरा जाएगा फिर 3d में भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 23rd इलेक्ट्रॉन खोजो, कहाँ पर मिलेगा 23rd इलेक्ट्रॉन। 23rd इलेक्ट्रॉन खोजेंगे अगर हम तो हमें मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इस सेल में, 8 यहाँ पर, 8 2 10, 3 वाले में कितना है 6 6 12 13 14 10 14 10 24 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर आ गए। मतलब 23वां इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले सेल में होगा, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसमें 2 से 0 गुणा करोगे, यहाँ पर यहीं पर 23वां इलेक्ट्रॉन है ना तीसरे वाले सबसेल में। तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 6 12 13 14 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन की हम अगर बात करें 23rd जो भी इलेक्ट्रॉन हो, तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें कितना बचेगा 13 गुणे 0.35 प्लस में नीचे वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबको 1 से गुणा कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन बचे 6 2 8 2 10 गुणे 1, आ कितना जाएगा 10 प्लस 13 गुणे 0.35 करोगे कितना आएगा 4.55। ये कितना हो गया आपका 14.55 Fe, तो सॉरी सिग्मा आ गया। एंड जेड इफेक्टिव निकालोगे तो 26 माइनस 14.55 क्या हो जाएगा 26 में 14.55 घटाओगे कितना बचेगा 11.45। दिस इज योर जेफ। आया, ऐसे ही निकाल पाएंगे, ठीक, नोट कर लीजिए। बातें समझ में आ गई होंगी आप सभी को। इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप कर लोगे। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। स्लेटर रूल आपको समझ में आ गया होगा। आगे के एटॉमिक रेडियाई वगैरह पढ़ेंगे उसमें भी आपको स्लेटर रूल मिलेगा। मैं जब भी कहूँगा तो स्लेटर रूल अप्लाई करना है तो आप तुरंत स्लेटर रूल अप्लाई कर दोगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, सबको समझ में आया, समझ में आया। चलिए कल के लेक्चर में हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई। आज के लेक्चर में नहीं करने वाले क्योंकि एटॉमिक रेडियाई थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई हम यहाँ पर कुछ 4 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। हालांकि कोवैलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई आप डायरेक्ट नहीं कह सकते किसका पार्ट है, बट हम उसी में पढ़ाएंगे। वैसे होता है कि एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज वो क्या है कि आयंस में बात हो रही होती है, बट है तो एटम्स की ही ना, इसलिए हम उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। हालांकि लास्ट में हम एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक में कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप एटॉमिक का मेटालिक से कंपैरिजन कराओगे, तो आप एटॉमिक का आयनिक से कंपैरिजन कराओगे। कारण क्या है कि वो आयंस है, आयन के बीच में हो रहा है, और ये पूरा एटम ही है।
उनके बीच में हो रहा है, जैसे कोवेलेंट हो गया, आपका वंडरवाल हो गया, आपका मेटेलिक हो गया, तो उस प्रकार से। तो एटॉमिक रेडियाई हम आगे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। अगर आपको समझ में आओ, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखना हो, मतलब कंप्लीट सेशन आपको पढ़ना हो, तो फ्लैट 60% का ऑफ चल रहा है आपके बैच में, वहां पर जाकर आप कंप्लीट अपना पढ़ सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूरे के पूरे साल भर के लिए सिर्फ और सिर्फ 4000 में, 4000 ओनली, 4000 में आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। फिजिक्स पूरा पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री पूरा पढ़ सकते हो, मैथ पूरा पढ़ सकते हो एक साल के लिए, जितना आप ऑफलाइन में 1 महीने के लिए फीस देते हो। उसमें क्या आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो कहीं नहीं मिलता है। फिजिक्स के ऑल न्यूमेरिकल्स, मैथ के कंप्लीट सॉल्यूशन, एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशन, एंड जितने आपको एग्जांपल्स दिए गए होते हैं सभी के सभी, एंड लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिलेगा, जो कि अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन होता है वो भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। रिवीजन क्लासेस भी डाली जाएंगी, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो भी सभी वहां पर अप्लाई करो, मतलब ओवरऑल सब कुछ मिलेगा। 4000 में आप बैच ज्वाइन करोगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना पढ़ाया जाएगा सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगी, बुक की भी एंड हैंड रिटन नोट्स भी। सो इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।